अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे जो ट्यूमर्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, स्पेशली या स्पेसिफिकली जो यूरोथीलियल जिसको हम ट्रांजिशनल ट्यूमर्स जो कहते हैं, हम सिर्फ इनकी बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। तो अब जो ट्रांजिशनल जो ट्यूमर्स होते हैं, ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर्स जो होते हैं ब्लैडर के, उनके जो कुछ प्रिकर्सर लीजन्स होते हैं वो दो तरह के देखे गए। एक तो नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर, दूसरा फ्लैट नॉन इन्वेसिव यूरोथीलियल कार्सिनोमा इन साइटो, जिसको कभी कभी कार्सिनोमा इन साइटो भी कह दिया जाता है। उन दोनों की यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है कि पेपिलरी नॉन इन्वेसिव लीजन ये सबसे पहले नॉन इन्वेसिव है। ये प्रीकर्सर लीजन है, जब भी इन्वेट करता है तो इस तरह इन्वेसिव पेपिलरी कार्सिनोमा की फॉर्म में आ जाता है। और जो फ्लैट नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा इन साइटो, अगेन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं कर रहा। जब भी इन्वेसिव होता है तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच करके नीचे को फ्लैट इन्वेसिव कार्सिनोमा बन जाता है। अब जो ये जो दोनों टाइप्स हैं, इनमें से जो मोस्ट कॉमन प्रिकर्सर लीजन की टाइप है दैट इज़ योर नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पेपिलरी यूरोथीलियल हाइपरप्लेजिया। ये देखा गया कि जब भी इंडिविजुअल्स आते हैं, क्या कहते हैं, तो उनमें जो प्रेजेंटेशन होती है उस बेसिकली जब प्रेजेंट करने के लिए आते हैं ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स के साथ, तो उसमें ये देखा जाता है कि वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रिकर्सर लीजन्स होते हैं वो डिटेक्टेड नहीं होते, क्योंकि जो लीजन होता है दैट हैज़ इन्वेटेड द ब्लैडर वॉल एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड ये देखा गया कि ये जो आपका इन्वेजन होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बेसिकली सर्वाइवल एंड फॉर डिपेंडिंग कि कितनी प्रोग्नोस्टिक फीचर्स होंगे या सर्वाइवल रेट क्या होगा। क्योंकि ये देखा गया अगर तो ये जो ट्यूमर्स हैं, ये जो मस्कुलरिस प्रोप्रिया होता है ब्लैडर में, यानी जो डिट्रूजन मसल की लेयर होती है वहाँ तक इन्वेट कर जाए तो जो 5 है मोर्टेलिटी रेट होता है इट ड्रॉप्स डाउन या इट बिकम्स 30%। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। Then comes your male to female ratio. Again, जो males हैं they are more predominant in developing bladder cell your transitional cell carcinoma कि जो मेल टू फीमेल रेशियो दैट इज़ 3:1। और जो 80% इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर बिटवीन एजेस ऑफ 50 एंड 80। अब जो इनके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे 6 बताए हैं, एंड ये 6 रिस्क फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिवियरिटी एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस ही बताए हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिगरेट स्मोकिंग है, उसके बाद ये वाला है, एंड देन ये बाकी 4 हैं। अगर तो ये पूरी इसकी डिटेल नहीं याद होती तो इसमें से बस ये जो 6 रिस्क फैक्टर्स बताए हुए हैं इनके एटलीस्ट नाम याद कर लेना। सबसे मोस्ट कॉमन जो दैट है जो सिगरेट स्मोकिंग का ये देखा गया कि इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ डेवलपिंग ब्लैडर ट्यूमर बाय 3 to 7 फोल्ड। और 50 to 80% जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि उनमें सिगरेट स्मोकिंग की हमको हिस्ट्री मिलती है। देन कम्स योर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर टू एराइलमाइंस, इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है 2-नेफ्थिलामाइन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स। और ये देखा गया कि जब इन एरोमेटिक कंपाउंड से एक्सपोजर होता है तो कैंसर यूजली अपेयर कर जाता है, या कैंसर क्या कहते हैं स्टार्ट्स अपेयरिंग आफ्टर 15 to 40 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट एक्सपोजर। दैन कम्स जो सिस्टोसोमा इन्फेक्शन, सिस्टोसोमा हीमोटोबियम हमने जो पढ़ा था पैरासाइट थर्ड ईयर में पढ़ा था। ये देखा गया कि जो इजिप्ट और सूडान होते हैं, अगर तो कोई केस आए जिसमें इजिप्ट और सूडान का जिक्र हो तो बस समझ जाने कि सिस्टोसोमा इन्फेक्शन से रिलेटेड है, कि क्योंकि ये देखा गया कि सिस्टोसोमा जो इन्फेक्शन होता है वो इजिप्ट और सूडान में सबसे ज़्यादा एंडेमिक होता है। जो उनके ओवो होते हैं वो क्या करते हैं ब्लैडर वॉल में जाकर डिपॉजिट कर जाते हैं, और एज ए रिजल्ट दे बेसिकली इंसाइड अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। और ये देखा गया कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ये क्या कराता है, ये इट इंड्यूसेस प्रोग्रेसिव म्यूकोजल स्क्वामस मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया एंड इवेंचुअली नियोप्लेजिया। जो सिस्टोसोमा का इन्फेक्शन होगा ना उसमें 70% वाला टाइम जो हमको कैंसर मिलेगा वो ट्रांजिशनल सेल नहीं होगा, वो हमको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मिलेगा, जो कि उन्होंने पीछे दिखाई भी है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो होगा वो हमको 70% ऑफ टाइम या मोस्ट केसेस में हमको उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है सिस्टोसोमा का इन्फेक्शन। उसके बाद हमारे पास और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक्स, हैवी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू साइक्लोफॉस्फामाइड विच इज़ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। उसका ये देखा गया कि ये सबसे पहले हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज कराता है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क फॉर ब्लैडर कैंसर। एंड लास्टली कम्स योर इरेडिएशन। अब पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस के लिए जो ये वाला फ्लो चार्ट दिया हुआ है काफ़ी अच्छा फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को बेसिकली याद कर लेना है। पैथोजेनेसिस की ये है कि 2 तरह के वो कैंसर्स हो सकते हैं। अभी हमने पीछे ये पढ़ लिया कि प्री कैंसरस लीजन्स कौन से थे, एक पेपिलरी था और एक फ्लैट कार्सिनोमा इन साइटू था। अब जो पेपिलरी लीजन होते हैं ना वो यूजली नॉन मसल इन्वेसिव होता है कि वो डिट्रूजन मसल के लेवल तक इन्वेट नहीं करता, और जो फ्लैट लीजन होते हैं वो यूजली मसल इन्वेसिव होते हैं। जो नॉन मसल इन्वेसिव पेपिलरी कैंसर्स होते हैं उनमें ये देखा गया है कि उनमें बेसिकली उनकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, उनमें कौन कौन सी म्यूटेशंस आती हैं, उनमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस आ जाती हैं। उनमें क्या कहते हैं कौन सी म्यूटेशंस आ जाती है, जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पाथवेज होते हैं उनकी एम्प्लीफिकेशन हो जाती है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी जीन्स इंपॉर्टेंट है, FGFR3 विच इज़ योर टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर जीन, एंड योर रैस एंड योर PI3 काइनेस। ये 3 जीन्स होती हैं FGFR3, रैस और PI3 काइनेस। इनकी बेसिकली एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाती है या इनकी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है।
और सिर्फ 20% ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जो ये वाले कैंसर्स होते हैं दे प्रोग्रेस टू मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर्स, वरना मोस्टली ये नॉन मसल इन्वेसिव होते हैं कि ये डिफ्यूजर मसल तक इन्वेड नहीं करेंगे। फिर हमारे पास आता है फ्लैट लीजन, जिसमें फ्लैट कार्सिनोमा इन साइडू। तो फ्लैट का याद रखने के जो फ्लैट होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली मसल तक क्या कहते हैं मसल की लेयर तक इन्वेड करते हैं, इसलिए इनको मसल इन्वेसिव भी कहते हैं। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट जीन्स होती हैं वो हमारी P53 और रेटिनोप्लास्टोमा की आ जाती है। नाउ वी कम इनटू आवर मॉर्फोलॉजी। अब जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट हम लीजन्स पढ़ेंगे, पेपिलरी के अलग और जो फ्लैट अभी पढ़े थे उनके अलग के लो ग्रेड और हाई ग्रेड कितने होते हैं, और अगर वो इन्वेसिव हो जाएं तो वो किस तरह की प्रेजेंटेशन देते हैं। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंट जो मॉर्फोलॉजिकल ट्यूमर्स हैं उनका रिकरेंस का चांस कितना है और उनका प्रोग्रेशन का चांस कितना है। सबसे पहले हम पेपिलरी लीजन्स में आते हैं। जो पेपिलरी लीजन्स होते हैं दे आर रेड elevated excrescences which are ranging in size from less than 1 centimeter to larger masses up to 5 centimeter in diameter। मल्टीपल डिस्क्रीट ट्यूमर्स होते हैं। और ये देखा गया कि जो पेपिलोमा होता है वो सिर्फ 1% ओवर टाइम ब्लैडर ट्यूमर की क्लासिफिकेशन में आता है। पेपिलोमा उन्होंने पीछे लिखा हुआ भी नहीं, लेकिन पेपिलोमा यही होता है कि जो पेपिलोमा यूजली यंगर पेशेंट में होता है। यहाँ पे इन्होंने एक्सोफिटिक पेपिलोमा की फिगर दिखाई हुई है। पेपिलोमा बेसिकली होता क्या है, ये वाली इन्होंने ये हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट दिखाया हुआ है पेपिलोमा का, कि पेपिलोमा इट टिपिकली अराइजेज सिंगली as small delicate structures superficially attached to the mucosa by a stalk and it is referred to as exophytic papilloma। कि इसमें हिस्टोलॉजिकली हमें क्या मिलती हैं, ये इंडिविजुअल फिंगर लाइक पेपिला मिलते हैं जिनकी जो सेंट्रल कोर होती है, ये सेंट्रल कोर दैट इज़ ऑफ लूज फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू एंड इट इज़ कवर्ड बाय एपिथेलियम विच इज़ हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिकल टू नॉर्मल यूरोथीलियम। इसमें रिकरेंस और प्रोग्रेशन के चांसेस होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन अगेन हो सकती है पर काफ़ी रेयर होता है। इसमें जो एक चीज़ उन्होंने नहीं बताई हुई किताब में वो याद रखनी है कि ये जो पेपिलोमास होते हैं एक्सोफिटिक पेपिलोमास, इनमें जो सेल की लेयर्स होती हैं, ये जो यहाँ पे जो नॉर्मल हिस्टोलॉजी है, नॉर्मल यूरोथीलियल एपिथेलियम है, इसमें जो सेल की लेयर्स होती हैं वो लेस देन 7 होती हैं। अगर तो मोर देन 7 हो जाए तो मोर देन 7 के केस में हमको ये लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल वाला क्या कहते हैं पेपिलरी यूरोथीलियल नियोप्लाज्म मिलता है, जो कि अभी हम नेक्स्ट क्या कहते हैं इसी को पढ़ेंगे। एक्सोफिटिक पेपिलोमा और एक इन्वर्टेड पेपिलोमा होता है। इन्वर्टेड पेपिलोमा ऐसे नेम सजेस्ट कि वो इन्वर्ट कर गया। अब यहाँ पे वो म्यूकोजा से ऊपर नहीं निकल रहा होगा, उसकी उन्होंने फिगर उन्होंने दिखाई भी नहीं है। इन्वर्टेड पेपिलोमा में क्या होता है कि वो नीचे लेमिना प्रोप्रिया के लेवल तक इन्वेट कर रहा होता है। एंड जो इस तरह के लीजन्स होते हैं ये कम्प्लीटली बिनाइन लीजन्स होते हैं, उसका बस ये याद रखना था। नाउ वी कम एट अवर सेकंड टाइप विच इज़ पेपिलरी यूरोथीलियल नियोप्लाज्म्स ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल। कि जो इनमें मैलिग्नेंसी की पोटेंशियल है वो काफ़ी लो है, जिसकी फिगर उन्होंने दिखाई हुई यहाँ पे ये वाले। इनमें हम देख सकते हैं कि इनमें जो सेल की लेयर्स हैं दे आर मोर देन 7 और इसकी ये देखा गया कि देयर इज़ थिकर यूरोथीलियम विद ग्रेटर डेंसिटी ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स की लेयर्स होती है वो बढ़ जाती है। जब हम सिस्टोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि ये जो लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल वाले पेपिलरी यूरोथीलियल नियोप्लाज्म्स होते हैं दे आर लार्जर देन पेपिलोमास एंड दे आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम पेपिलरी कैंसर्स। कौन से पेपिलरी कैंसर्स, लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड, जो कि अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। रिकरेंट का चांस इनमें देखा जाता है। प्रोग्रेशन का ये देखा गया कि वेदर और नॉट डेड प्रोग्रेस टू हाई ग्रेड ये काफ़ी रेयर ही होता है। तो ये एक सेकंड टाइप थी। अब हम आते हैं थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप इज़ लो ग्रेड पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमास। लो ग्रेड पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमा में हमें क्या मिलता है, जिसकी उन्होंने फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है, हम देख भी सकते हैं कि इसमें जो सेल्स का एक वो है पैटर्न है ना, जो एक आर्किटेक्चर है वो ऑर्गेनाइज्ड है कि सेल्स आर अरेंज इन ऑर्डरली आर्किटेक्चरल अपीयरेंस। लेकिन इनमें हमको लो ग्रेड, क्योंकि ये लो ग्रेड नेम का है तो इसमें लो ग्रेड साइटोलॉजिक एटिपिया हमको मिल रहा होता है कि जो सेल्स होते हैं दे आर इवनली स्पेस्ड, यानी कि सेल्स आर मेंटेनिंग पोलैरिटी एंड दे आर कोहेसिव। लेकिन हमको लो ग्रेड साइटोलॉजिक एटिपिया किस तरह मिल रहा होता है, हमको स्कैटर्ड हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई मिलते हैं, इनफ्रीक्वेंट माइटोटिक फिगर्स मिलती हैं यूजली बेस के लेवल पे, एंड देयर इज स्लाइट वेरिएशन इन न्यूक्लियर साइज एंड शेप। यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में बेस के लेवल पे नहीं दिखाई, यहाँ पे दिखाए हुए इन्होंने कि थोड़ा सी हमको माइटोटिक फिगर्स की प्रेजेंस और हमको हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर ज़्यादा इस लेवल पे मिल रहे हैं। जो साइटोलॉजिकल एटीपी है उसके यही नाम याद रख लेने कि स्कैटर्ड हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई एंड इनफ्रीक्वेंट माइटोटिक फिगर्स मिलेंगी एंड देयर विल बी स्लाइट वेरिएशन इन न्यूक्लियर साइज एंड शेप। जो इसके चांस है रिकरेंस के वो इनफ्रीक्वेंटली दे कैन रिकर एंड दे माइट ऑल्सो इनफ्रीक्वेंटली इन्वेड, लेकिन अगेन दे रियरली पोज अ थ्रेट टू लाइफ, इतने ज़्यादा क्या कहते हैं डेंजरस नहीं होते। जो हाई ग्रेड पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमास होते हैं जो कि फोर्थ टाइप है, वो ऑब्वियसली क्योंकि एज ए नेम सजेस्ट वो हाई ग्रेड होते हैं तो ये थोड़े लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल का पैटर्न होता है वो हमको ऑर्डरली नहीं मिलता। इसमें हमको लो ग्रेड में कोहेसिव सेल्स मिल जाते हैं, या हाई ग्रेड में हमको डिसकोहेसिव सेल्स मिलते हैं विद लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई, इरेगुलर न्यूक्लियर क्रोमेटिन एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। हाईली एनाप्लास्टिक सेल्स मिलेंगे, जो माइटोटिक फिगर्स मिलेंगी वो अगेन एटिपिकल मिलेंगी।
आर्किटेक्चरली हमको डिसअरे और लॉस ऑफ पोलैरिटी मिलेगी, बेसिकली लो ग्रेड का ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सिंस दीज आर हाई ग्रेड तो देर जो चांस है उसका प्रोग्रेशन का एंड रिकरेंस का उसके काफ़ी हायर इंसिडेंस हमको मिलते हैं कि हायर इंसिडेंस ऑफ प्रोग्रेशन टू मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर एंड हैव अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर मेटास्टेसिस टू रीजनल लिम्फ नोड्स एंड सिस्टमिक स्प्रेड। ये सारे जो थे ये थे पेपिलरी ट्यूमर्स। अब हम आते हैं कार्सिनोमा इन साइटू में। कार्सिनोमा इन साइटू का भी हमने पीछे पढ़ा था कि जो कार्सिनोमा इन साइटू होता है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो मसल को इन्वेड कर देते हैं। तो इसमें हमें किस तरह की वो मॉर्फोलॉजी मिलती है, ये देखा जाता है कि साइटोलॉजिकली मैलिग्नेंट सेल्स मिलते हैं हमको विद इन अ फ्लैट यूरोथीलियम। ये इन्होंने एक नॉर्मल दिखाया हुआ है कि नॉर्मल एक फ्लैट यूरोथीलियम है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये इन्होंने कार्सिनोमा इन साइटू का दिखाया हुआ है कि अगेन कार्सिनोमा इन साइटू इस लेवल तक है, लेकिन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के लेवल से आगे इन्वेड नहीं कर रहा। इसमें हमें पैटर्न किस तरह का मिल सकता है कि या तो ये जो एपिथेलियम की फुल थिकनेस है वहाँ पे साइटोलॉजिक एटिपिया मिल रहा होगा, या इस तरह होगा कि हमको क्या कहते हैं ये जो थिकनेस होगी एपिथेलियम की वो नॉर्मल होगी, लेकिन बीच में कहीं कहीं जगहों पे हमको मेलिग्नेंट सेल्स स्कैटर्ड मिलेंगे। और जो इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, जो इस तरह का स्प्रेड होता है, दैट इज़ नोन एज पेजटॉइड स्प्रेड या पैगीटॉइड स्प्रेड, कि देयर इज स्कैटर्ड मेलिग्नेंट सेल्स प्रेजेंट इन एन अदरवाइज नॉर्मल यूरोथीलियम। और क्या हमें हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग्स मिलती हैं, लैक ऑफ कोहेसिवनेस विच लीड्स लैक ऑफ कोहेसिवनेस मिलती है। ये देखा गया कि यूरिन में ये जो मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं ये यूजली शेड कर जाते हैं, और एज ए रिजल्ट अगर तो इनका एक्सटेंसिव शेड हो जाए तो कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो कार्सिनोमा इन साइटू के सेल्स होते हैं वो काफ़ी फ्यू नज़र आते हैं, काफ़ी कम नज़र आते हैं, जो कि सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुए होते हैं, क्योंकि जो बाकी होते हैं वो शेड कर चुके होते हैं यूरिन में। सिस्टोस्कोपी में क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं कि जो कार्सिनोमा इन साइटू होता है इट अपीयर्स एज एन एरिया ऑफ म्यूकोजल रेडनिंग, granularity or thickening without an evident intraluminal mass. They are multifocal and they are present at most of the bladder surface and they can extend into the ureterus and urethra. एंड जो लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर तो ये अनट्रीटेड रहेंगे, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया कि 50 to 75% ऑफ टाइम जो ये वाले होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन्वेसिव कैंसर में प्रोग्रेस कर जाते हैं, यानी ये मसल को इन्वेड कर देते हैं, तो एज अ रिजल्ट ये इन्वेसिव कैंसर में प्रोग्रेस कर जाते हैं। और जो लास्ट टाइप है हमारी, वो लास्ट टाइप उन्होंने यही बताई हुई कि इन्वेसिव यूरोथीलियल कार्सिनोमा बताया हुआ है। इन्वेसिव में ये होता है कि या तो अगर तो पेपिलरी के साथ इन्वेसिव हो रहा है तो उसमें जो पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमा होगा, जो पेपिलरी यूरोथीलियल कैंसर होगा वो हाई ग्रेड होगा। अगर तो उसके साथ हो रहा है कार्सिनोमा इन साइटू के साथ, तो ये देखा जाएगा कि इन्वेसिव यूरोथीलियल कार्सिनोमा इज़ एसोसिएटेड विद एडजेसेंट कार्सिनोमा इन साइटू। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फीचर होता है ना इनका कि वेदर हाई ग्रेड पेपिलरी का भी और कार्सिनोमा इन साइटू का भी, वो ये होता है कि जो एक्सटेंट है वो कितनी है स्प्रेड की, कि बेसिकली ट्यूमर ने या एक कैंसर ने कितना स्प्रेड किया, और वो हमको किस तरह पता चलता है, वो हमको इस तरह पता चलता है कि उसने ब्लैडर वॉल में कितना इन्वेड कर दिया। कि एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड विच इज़ नोन एज स्टेजिंग, इट इज़ बेस्ड प्राइमरीली ऑन द इन्वेशन इनटू द ब्लैडर वॉल एंड इट इज़ द जो कि इनिशियल डायग्नोसिस के लेवल में मिलती है एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। एंड अगर तो मस्कुलरिस जो प्रोपरी है वो इन्वेड हो चुका है तो उसके हिसाब से हमको कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स भी देने होते हैं। ट्रीटमेंट प्लान्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, रेडिकल सिस्टेक्टमी, या हमारे पास रेडिएशन थेरेपी आ जाती है विद द प्रेजेंस ऑफ न्यू एडजुवेंट, या समटाइम्स एडजुवेंट कीमोथेरेपी आ जाती है। ये वाला पॉइंट उन्होंने यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर हम अभी अलग से ट्रीटमेंट में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और क्या क्या टाइप्स होती हैं जो इन्होंने इस छोटे से पैराग्राफ में लिखी हुई, वो बेसिकली हम इस टेबल से याद कर सकते हैं कि और कुछ अलग से वेरिएंट्स मिलते हैं हमको ट्रांजिशनल ट्यूमर्स के। उन वेरिएंट्स का क्या नाम है, नेस्टेड, माइक्रोसिस्टिक, माइक्रोपेपिलरी, प्लाज्मासिस्टोइड, सार्कोमेटोइड, जाइंट सेल, पोली डिफरेंशिएटेड, लिपिड रिच एंड क्लियर सेल। तो इनमें से अगर 2, 3 या 3, 4 भी याद रखते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। ये कुछ अलग से वेरिएंट्स होते हैं, एक नॉन इन्वेसिव होता है, एक इन्वेसिव होता है जो कि इन्फिल्ट्रेटिंग कराया जाता है, और कुछ अलग से वेरिएंट्स होते हैं। अब इसकी बस क्लिनिकल फीचर्स रह गए और इसकी ट्रीटमेंट का प्लान रह गया। क्लिनिकल फीचर्स के ये देखेंगे कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको क्लिनिकल फीचर मिलता है, वो मोस्ट कॉमन जो इसमें क्लिनिकल फीचर मिलता है वो हमको पेनलेस हीमाचूरिया मिलता है। येस देयर कैन बी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड डिस्यूरा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हमें इसमें सिम्टम मिलता है ब्लैडर के कैंसर में वो पेनलेस हीमाचूरिया मिलता है। कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन भी देखी जाती है यूरेटर ऑरिफिस की विच लीड्स टू पाइलोनेफ्राइटिस एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। जो सबसे कॉमन टाइप है उसकी नॉन इन्वेसिव और मसल इन्वेसिव में, उसमें ये देखा जाता है कि मोस्ट कॉमनली जो मेजॉरिटी ऑफ ब्लैडर कैंसर्स होते हैं वो नॉन मसल इन्वेसिव होते हैं, कि 70 to 80% ऑफ द टाइम हमको नॉन मसल इन्वेसिव मिलते हैं, वेरएज 20 to 30% ऑफ द टाइम हमको मसल इन्वेसिव मिलते हैं। अब जो नॉन मसल इन्वेसिव होते हैं वो नॉन मसल इन्वेसिव जो कि स्मॉल हों, लोकलाइज्ड हों, लो ग्रेड पेपिलरी ट्यूमर्स हों, उनकी हम ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट हम करते हैं थ्रू डायग्नोस्टिक ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन। वेरएज जो कार्सिनोमा इन साइटू हो या वो पेपिलरी ट्यूमर जिसकी काफ़ी क्या कहते हैं हाई ग्रेड हो, काफ़ी लार्ज हो, मल्टीफोकल हो, रिकरेंस की हिस्ट्री हो,
और उसमें इन्वेजन भी हो लेमिना प्रोप्रिया के लेवल तक, उसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं। उसमें हम बेसिकली जो हमने टीबी की वैक्सीन पड़ी थी BCG, उसको हम इंट्रावेजाइकली क्या कहते हैं वो करते हैं, इंस्टिल करते हैं। इंट्रावेजाइकल इंस्टॉलेशन ऑफ एन एटेन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस विच इज़ योर BCG वैक्सीन विच इज़ अ बैसिलस कैलमेट-गुएरिन। और ये क्या कराती है, ये बेसिकली जब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं तो ये ब्लैडर में जहाँ पे ट्यूमर प्रेजेंट होता है वहाँ पे एक लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो ट्यूमर्स के सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। अब होता क्या है कि जो नॉन मसल इन्वेसिव टाइप है, इसमें ये देखा गया कि इट हैज़ अ हायर टेंडेंसी टू रिकवर, कि 70% ऑफ द टाइम देयर इज़ अ चांस कि ये वाले जो ट्यूमर्स हैं वो दोबारा वापस आ सकते हैं, कि देयर इज़ अ हायर चांस ऑफ रिकरेंस। और इसी वजह से इनमें हायर चांस होता है, हायर रिस्क होता है किस चीज़ का, प्रोग्रेशन टू हायर ग्रेडिंग का एंड प्रोग्रेशन टू हायर स्टेजिंग का। अब जो ये रिकरेंस है एंड ये जो प्रोग्रेशन है, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ऑन द ट्यूमर साइज, द स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर, ग्रेड ऑफ ट्यूमर, whether tumors are multifocal or unifocal, multifocality most importantly, prior recurrence and the presence of carcinoma in situ in the surrounding mucosa। क्योंकि अगेन हमने अभी पीछे देखा था कि अगर जो कार्सिनोमा इन साइटू हो सराउंडिंग म्यूकोजा में, सो देयर इज़ अ हायर चांस कि वो इन्वेट करेगा मसल्स की लेयर तक। और ये इन्होंने आगे बताया हुआ है कि जो मोस्ट रिकरेंस जो मोस्टली जो इनकी रिकरेंसेस होती हैं वो किन किन साइट्स पर अपेयर होते हैं, जिधर ओरिजिनली प्राइमरी लीजन हुआ था उन्हीं साइड पर वो दोबारा रिकर करते हैं। तो ये चीज़ हो गई कि नॉन मसल इन्वेसिव जो है उनकी ट्रीटमेंट हमने पढ़ ली, उनका हमने ये था इसलिए कि दे हैव हायर टेंडेंसी टू रिकर। अब जो पेपिलोमास होते हैं, लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल वाले पेपिलरी नियोप्लाज्म्स होते हैं, और जो लो ग्रेड पेपिलरी यूरोथेलियल कैंसर होते हैं, उनका ये देखा गया कि जो उनका 10 ईयर सर्वाइवल रेट है दैट इज़ 98% रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ टाइम दे रिकर। तो एक तरफ से इनका जो 10 ईयर सर्वाइवल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा, इनका जो कैलेंडर जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी अच्छी है। सिर्फ लेस दैन 10% ट्यूमर्स होते हैं जो कि हाई ग्रेड तक प्रोग्रेस कर पाते हैं। और जो हाई ग्रेड पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमास होते हैं दे कैन इन्वेट एंड लीड टू डेथ इन अबाउट 25% ऑफ द केसेस। ये फिर कुछ इन्होंने वही क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, इनको अगर ना भी याद करें तो कोई बात नहीं। इसमें बेसिकली यही बताया हुआ है कि जो फ्लैट कार्सिनोमा इन साइटू का लीजन होगा विदाउट इन्फिल्ट्रेटिंग यूरोथेलियल कार्सिनोमा, उसके मसल प्रोग्रेशन के चांसेस और उसके डेथ के चांसेस काफ़ी बेटर है कंपेयर टू दोस्त जिनको कार्सिनोमा इंसाइटू वो एसोसिएटेड विद इन्फिल्ट्रेटिंग यूरोथेलियल कार्सिनोमा। और लास्टली इन्होंने ये बताया है कि सिंस हमने भी देख लिया कि जो नॉन मसल इन्वेसिव कैंसर्स होते हैं उनमें रिस्क ऑफ रिकरेंस एंड रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन इतना हाई है कि 70% ऑफ टाइम वो रिकर कर सकते हैं, तो उन लोगों को या उन इंडिविजुअल्स को हमने लाइफ लॉन्ग सर्वेलेंस प्रोवाइड करनी होती है एंड उन इंडिविजुअल्स को हमने लाइफ लॉन्ग फॉलोअप प्रोवाइड करना होता है कि सर्वेलेंस साइटोस्कोपी प्रोवाइड करनी होती है, बायोप्सीज लेनी होती हैं एंड यूरिन की साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन करानी होती है ताकि हम डिटेक्ट कर सकते हैं वेदर वो हाई ग्रेड में डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा। लास्ट की इन्होंने एक ट्रीटमेंट बताई हुई जो कि अगेन यहाँ पे भी लिखी हुई थी कि जो मसल इन्वेसिव ब्लैडर कार्सिनोमा होता है इट इज़ ट्रीटेड बाय रेडिकल सिस्टेक्टमी और सिस्टोप्रोस्टेक्टमी और रेडिएशन थेरेपी विद न्यू एडजुवेंट एंड और समटाइम्स एडजुवेंट कीमोथेरेपी। जो नॉन मसल इन्वेसिव थी उसकी ट्रीटमेंट हमने यहाँ इस पैराग्राफ में पढ़ ली थी। रेडिकल सिस्टेक्टमी होती है उसको उन्होंने अलग से ये बताया हुआ है कि कभी कभार हम सिर्फ उसको मसल इन्वेसिव को ट्रीट करने के लिए नहीं देते, कभी कभी हम इस तरह भी होते हैं कि वो कार्सिनोमा इन साइटू या वो हाई ग्रेड पेपिलरी लीजन्स जो कि BCG के थ्रू ट्रीट नहीं हो पा रहे हो उनमें भी हम कभी कभी रेडिकल सिस्टेक्टमी करते हैं। वो कार्सिनोमा इन साइटू जो कि प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा तक या प्रोस्टेट के डक्ट्स तक एक्सटेंड कर चुके हों जिधर BCG नहीं रीच कर पाती, उन केसेस में भी हमको कभी कभी रेडिकल सिस्टेक्टमी परफॉर्म करनी होती है। एंड लास्टली वो नॉन मसल इन्वेसिव पेपिलोमा जो कि हाई ग्रेड के हों या मल्टीफोकल हों या इतने लार्ज हों कि वो ट्रांस यूरिथ्रल डिसेक्शन के थ्रू ट्रीट ना हो पा रहे हो, उन नॉन मसल इन्वेसिव ट्यूमर्स में भी हम रेडिकल सिस्टेक्टमी कराते हैं। जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है अगर तो मेटास्टेसिस हो जाए तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट हमने याद रखना है 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ 15%। ज़्यादातर हम ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, हम इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स ही देते हैं। और ये देखा गया कि अगर तो ट्यूमर ने मेटास्टेसाइज कर लिया है तो इट विल रिस्पॉन्ड पुअरली टू कीमोथेरेपी। So that was all related to bladder urothelial transitional cell carcinoma। आई होप कि ईज़िली समझ में आ गए उनकी जो 2 वेरिएंट्स हैं, जो 2 प्री कैंसर लीजन्स हैं और जो म्यूटेशन है जो पैथोजेनेसिस है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके अलावा जो इन्होंने मॉर्फोलॉजीज बताई हैं अलग अलग से उनके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अच्छे से याद होने चाहिए। तो आई होप ईज़िली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।